भी मैंने एक क्वेश्चन कल की लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो वो वीडियो जरूर देखना। वो मेंस पर्सपेक्टिव से आंसर राइटिंग के लिए क्या स्ट्रक्चर लेके चलेंगे हम, वो हर एक आंसर पे आपके अप्लाई होगा। ठीक है, वो यूनिवर्सल रूल है कि आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस का मुझे आंसर लिख के आपको दिखाने हैं। जी मार्गदर्शी, आपने लिखे आंसर्स? जी, गुड इवनिंग मार्गदर्शी, आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग सर। आंसर लिखे वो वाले जो मैंने आपको बोले थे लिखने के लिए, दो क्वेश्चन जो दिए थे लास्ट क्लास? सर अभी नहीं लिखे हैं। आंसर लिख लेना जरूर से। ठीक है, कल संडे है, कल का पूरा दिन आपके पास है। कल का भी पूरा दिन आपके पास था कि कल न्यूज़पेपर में बहुत थोड़ी सी न्यूज थी, वो हमने आज के न्यूज़पेपर के साथ ही इंक्लूड करनी है, कल की सारी न्यूज। ठीक है, तो कल भी आपके पास फ्री टाइम था, कल भी आपके पास फ्री टाइम होगा। दो आंसर लिखने में मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट लगेंगे आप। ठीक है, तो ये 15 मिनट जरूर डिवोट करें, क्योंकि किसी भी क्लास से ज्यादा जरूरी क्या है कि उस क्लास को हम आंसर में कैसे तब्दील करें, उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे आंसर में तब्दील करें, है ना। तो उसकी प्रैक्टिस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और एक आंसर तो एक क्वेश्चन तो उस पे ही है, पेपर लीक के ऊपर। पेपर लीक और जो सीबीएसई के अंदर नया मार्किंग सिस्टम है, डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर के ऊपर जो क्वेश्चन है, तो उसी से रिलेटेड कुछ आज प्रोटेस्ट भी चल रहा है। आप लोगों का क्या सोचना है इसमें? जी मेघा जी, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कॉकरोच जनता पार्टी, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आज सुबह से शुरू हुआ है प्रोटेस्ट, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? सॉरी सर, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी तो जानते होंगे? सही है सर। हम्म? नाम सुना है कॉकरोच जनता पार्टी? यस सर। चलो ठीक है, अगर आपके कोई व्यूज नहीं है तो कोई बात नहीं। मार्गदर्शी मतलब ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन एक जो मूवमेंट है वो एक तरीके का क्या है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। और वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइडेड है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, जी मार्गदर्शी, जी सर। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी? सर प्रोटेस्ट हो रहा है एजुकेशन मिनिस्टर के लिए, रिजाइनेशन कि उनका रिजाइन हो जाए, क्योंकि पेपर्स इतने लीक हो रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी मतलब सुन नहीं रहा है, कोई भी गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, तो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि क्या सीख कर रहे हैं? ये रिजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। अकाउंटेबिलिटी सीख, अकाउंटेबिलिटी फॉर द पेपर लीक और सीबीएसई का जो नया मार्किंग सिस्टम है, उसके अंदर जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो गया है एक सबसे बड़ा, है ना। तो उसको लेकर क्या है, ये अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। यही डेमोक्रेसी है। कैसे? गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू होम? बताओ। टू द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट हमें आंसर करेगी, गवर्नमेंट कहाँ जवाब देगी? पार्लियामेंट के अंदर जवाब देगी। ठीक है, तो ये बेसिक है। ठीक है, इतना तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट के बारे में, अब ये प्रोटेस्ट क्या है, मतलब अच्छा है बुरा है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, किसी पॉलिटिकल ग्रुप से फंडिंग हो, तो उसके ऊपर अभी हम बहुत जल्दी नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन जितना ये प्रोटेस्ट चल रहा है अभी तक, क्योंकि सुबह से अभी तक पीसफुल प्रोटेस्ट चला है और हमारी डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपहेल्ड करता है। हालांकि यही सरकार, जब किसान आंदोलन हुआ, 700 लोग
दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे बैठे मर गए, 700 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे बैठे मर गए। इसी जंतर मंतर पे वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जिस जंतर मंतर पे अभिषेक दीप के यूएसए से आके प्रोटेस्ट कर रहा है। वो यूएसए से आके प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके बिना मांगे उसको परमिशन दे दी गई प्रोटेस्ट करने की, आंदोलन करने की। तो क्या हो सकता है, ये एक आई वॉश भी हो सकता है ना। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ अभी, क्योंकि अन्ना आंदोलन में मैं उस समय कॉलेज में था जिस समय अन्ना आंदोलन हुआ, तो उस समय मैं भी जंतर मंतर पर गया था। ठीक है, मैंने भी लाठी खाई थी, ठीक है, अन्ना आंदोलन के समय। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट वो नहीं निकला जो हम लोग या जो लोगों की मांग थी, उस तरीके का रिजल्ट नहीं निकला। जबकि एक और पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई, अब उसने अच्छा काम किया बुरा काम किया, ये तो जनता तय करेगी, है ना। ये तय करना हमारा काम नहीं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने न्यूज़पेपर पे। ठीक है, तो कल क्या थी? 5 तारीख थी। तो 5 तारीख को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हुआ था, 5 जून को ही हुआ था क्या, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। और इसी दिन क्या बना था? यूएनईपी बना था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बना था। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनने के साथ ही यूएनईपी ने अडॉप्ट किया किसको? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को अडॉप्ट किया। और इस साल की थीम क्या है? एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, एफर्ट्स कंटिन्यू ग्लोबली। प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना है और इसके लिए एफर्ट्स कैसे ग्लोबली कंटिन्यू रखने हैं। ठीक है, तो थीम कई बार एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट, तो यूएनईपी की इस साल की थीम क्या है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो हुआ था, उसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। 1972 के अंदर हुआ था, याद रखेंगे कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था ऑब्वियसली। उसके अंदर 26 प्रिंसिपल, 109 रिकमेंडेशन दिए थे इन्होंने। ठीक है, इसलिए और 26 प्रिंसिपल बनाए थे, किसके लिए? इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और 109 रिकमेंडेशन दिए थे, पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसोर्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इन सबको लेके। तो क्रिएशन ऑफ यूएनईपी क्या है? 1972 में हुआ, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नैरोबी के अंदर है। यूएन का एकमात्र बॉडी है, यूएन की एकमात्र बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर है। ठीक है, नैरोबी में, याद रखेंगे किसका? यूएनपी का। क्या कह रहा है यूएन? कह रहा है कि पैसा वैसा सब हम देख लेंगे, जियो पॉलिटिक्स हम देख लेंगे, एनवायरनमेंट तुम संभाल लो, क्योंकि एनवायरनमेंट में पैसा नहीं बनता। अब देखो, पैसा तो बनता है, लेकिन कैसे कैसे बनता है दिखा। यूएन, है ना। तो इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? अगर हम मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो उसके अंदर इंदिरा गांधी का ये कोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है इंदिरा गांधी? पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर। और पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर कहने से हुआ क्या? हुआ ये कि इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज का डिलेमा है, जो ग्रोथ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बीच में हम लोगों को रास्ता चूज करना है, डेवलपिंग नेशंस को उसके लिए रास्ता बताया। ठीक है, कहते हैं नीड फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए। तो इससे क्या निकल के आया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैकेनिज्म निकल के आया। ठीक है, इसके अलावा जो सीबीडीआर है, सीबीडीआर सीबीडीआर भी यहीं से निकल के आता है। पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर। हाउ पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट पॉल्यूटर? क्योंकि हमें क्या करना है? हमें करना है डेवलपमेंट, और यहीं से निकल के आता है सीबीडीआर का कंसेप्ट। सीबीडीआर क्या है? कंट्रीब्यूटेड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सीओपी के अंदर आया, सीओपी 21 के अंदर सीबीडीआर। इसका मतलब होता है, देखो एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। इसका मतलब होता है कि आपका भाई आपकी चॉकलेट खा गया। क्या था? एक चॉकलेट थी। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, खाने बने होते हैं चॉकलेट में,
ठीक है, ऊपर के 6 खाने आपके थे, नीचे के 6 खाने थे आपके भाई के थे। वो खा गया, इतनी चॉकलेट खा गया वो। अब ये भी कह रहा है कि चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट खाना बुरी बात है, चॉकलेट खाने से दांतों में कीड़े लग जाते हैं, ये भी कह रहा है साथ में। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलप कैसे हुए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कैसे डेवलप हुए, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए कार्बन का एमिशन किया ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ना, तो क्या किया, कार्बन का एमिशन कर दिया। और अब हमको बोल रहे हैं कि तुम डेवलपमेंट मत करो, हमको क्या कह रहे हैं कि तुम चॉकलेट मत खाओ। अरे हम क्यों ना खाएं चॉकलेट, तुमने अपना तो डेवलपमेंट कर लिया, हमारा करा नहीं। तो यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है सीबीडीआर का। अब सीबीडीआर का जो कंसेप्ट है इसको अपग्रेड किया गया है COP29 के अंदर। COP29 हुआ था बाकू में, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, अभी आ जाएगा। तो यूएनईपी का हेडक्वार्टर हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस कर ली है। इसके अलावा यूएनईपी कुछ रिपोर्ट जारी करता है, तो उन रिपोर्ट्स का नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आती है एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 क्या कहती है? एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 कहती है कि जिस स्पीड से अभी दुनिया अपने एनडीसी को फुलफिल कर रही है, एनडीसी मतलब एनडीसी का क्या मतलब होता है, मेघा जी? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। ठीक है, मार्गदर्शी? आदित्य? आदित्य आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेघा? ओ सॉरी, मेघा जी। अनुष्का? So nationally determined contribution. नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो किसके तहत है, किसके अंडर आते हैं? Paris Agreement. पेरिस एग्रीमेंट, यहाँ लिखा भी हुआ है पेरिस एग्रीमेंट, यानी कि COP21, है ना? COP21 कब हुआ था? 2015 में हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ इसके अंदर, हम लोगों ने क्या कहा? COP21 में हमने कहा कि भाई साहब, ये जो दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे हमें कुछ भी करके क्या करना है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने से रोकना है। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि 2100 2100 सन 2100 तक, 2100 तक क्या करना है, 1.5 डिग्री के नीचे रखना है। और अगर ना हो सके तो मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे कंटेन करेंगे 1.5 डिग्री के नीचे? तो इसका मैकेनिज्म है एनडीसी। एनडीसी यानी कि नेशनली डिक्लेयर्ड डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, नेशन को डिटरमाइन करना है, इंडिया को, पाकिस्तान को, चाइना को, यूएसए को, इनको डिटरमाइन करना है कि हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, किसके लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, इंडिया के एनडीसी आप लोगों को याद होने चाहिए। है किसी को याद सारे एनडीसी? कोई बता सकता है? एनीवन? इंडिया के सारे एनडीसी ट्राई भी नहीं करोगे? बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। और एक तो ये है ना कि 3 बिलियन टन कार्बन सिंक बनाएंगे। हाँ, 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक बाय 2030। और कार्बन एमिशन बाय जीडीपी कितना कर लेंगे? बताओ। कार्बन कार्बन एमिशन
बाय जीडीपी कितना करेंगे? 45% लेस बाय 2030। और इसके लिए बेस ईयर क्या लिया हुआ है? 2011 है या 15 है? 2000 मतलब ये है प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना कार्बन एमिशन होता था एक यूनिट जीडीपी को क्रिएट करने के लिए, उसका 45% कम कर देंगे। और लाइफ की क्या फुल फॉर्म है? मोदी जी ने दिया है लाइफ। लाइफ की क्या फुल फॉर्म है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बहुत आसान है, याद रखो। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसमें मोदी जी का कहना है कि हम लोग जो है वो हमारा जो इंडियंस का लाइफ स्टाइल है वो ही सही लाइफ स्टाइल है, वो एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल रखता है, सस्टेन रखता है। ठीक है, लाइफ हो गया, उसके अलावा कार्बन सिंक हो गया, इसके अलावा जीडीपी के अनुपात में हो गया, इसके अलावा जो नॉन फॉसिल फ्यूल है, नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करनी है हमको। किसके लिए? एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए जो हम नॉन फॉसिल फ्यूल के से करेंगे, कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करनी है 50% बाय 2030। 2070 तक नेट जीरो एमिशन। ठीक है, हालांकि ये नेट जीरो एमिशन वाला जो नया अपडेटेड एनडीसी है उसके अंदर नहीं है, ध्यान रखना। अपडेटेड एनडीसी के अंदर ये वाला नहीं है। ठीक है, तो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से याद हो जाता है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। आंसर राइटिंग में तो काम आएगा ही, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, हम लोग यहाँ पे थे, हाँ, तो ग्लोबल, अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसी स्पीड से, जिस स्पीड से हम पूरी दुनिया वाले अपने अपने एनडीसी को फुलफिल कर रहे हैं, अगर इसी स्पीड से करते रहे तो टेम्परेचर बढ़ेगा 2.3 से लेकर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और 2.3 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि जितने भी कोरल रीफ्स हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे, जितने भी ग्लेशियर हैं वो सब ऑलमोस्ट बहुत सारे पिघल जाएंगे, है ना। सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ जाएगा तो जो कोस्टल एरियाज है वहां पर दिक्कत आएंगी। अभी भी जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? आंधी तूफान आ रहा है। आंधी तूफान क्यों आ रहा है? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और साथ में जो एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है इधर इंडिया के अंदर अभी भी। ठीक है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जो ये मॉनसून की विंड्स हैं, ये दोनों आपस में क्या बना रही है? ये दोनों आपस में विक्षोभ यानी कि फ्रंट बना रही है। तो फ्रंट पे क्या होता है? फ्रंट पे बहुत तेज तूफान आता है, आंधी आती है, कई लोग मर गए इस आंधी तूफान के अंदर, है ना। अभी इसको भी वो एनालाइज करेंगे पूरा जो भी इस सीजन के बाद, है ना। तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, एक है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो नहीं होने वाला 1.5 दिन से। एक है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इसकी थीम है रनिंग ऑन एनपी। इसकी थीम याद रखना, ऑफ टारगेट है। इसकी एमिशन गैप रिपोर्ट की है ऑफ टारगेट। हमारा एमिशन गैप रिपोर्ट कैसे चल रहा है? ऑफ टारगेट चल रहा है, हम टारगेट से बहुत दूर चल रहे हैं। टारगेट है 1.5, हम चल रहे हैं 2.3 2.5 तक, है ना, 1 डिग्री एक्स्ट्रा। रनिंग ऑन एमटी, क्या? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या कहती है? डेवलपिंग कंट्रीज को जो पैसे की जरूरत है, किसके लिए? एडेप्टेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए ना। अगर वो पैसे नहीं देंगे, डेवलप्ड कंट्रीज अगर पैसे नहीं देंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कार्बन एमिशन करना पड़ेगा। उस कार्बन एमिशन को कम करने के लिए उन्हें हमें पैसे देने चाहिए, जो कहती है कि 310 बिलियन से 360 बिलियन डॉलर तक देने चाहिए। जबकि 2024 में या 2000, हाँ, 2024 में जो पैसा आया है वो आया है मेरे ख्याल से 41 बिलियन डॉलर के आसपास आया है मात्र। और कितना चाहिए? 300, 350 के आसपास, 300 350 बिलियन डॉलर चाहिए, है ना। तो वो पैसे दे ही नहीं रहे हमको। किसके तहत देना है उनको पैसा? सीबीडीआर। और सीबीडीआर का भी अब अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, वो भी अभी डिस्कस करेंगे, है ना। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक एक रिपोर्ट आती है इनकी। ये कहते हैं कि क्लाइंट, ये देखो 26 बिलियन डॉलर मिला है 2023 में मात्र, 26 बिलियन डॉलर। और 2024 में 40 के आसपास मिला है ना। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन आर इंटरकनेक्टेड।
ठीक है। पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। जब पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। तो ये रिपोर्ट कहती है कि ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, सिंपल सी बात है, ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, है ना। अनसस्टेनेबल फूड एंड फॉसिल फ्यूल सिस्टम आर कॉजिंग एनॉर्मस एनवायरमेंटल लॉस। क्या चीज, अनसस्टेनेबल फूड और फॉसिल फ्यूल सिस्टम यानी कि जो हम लोग फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल, ये सब जो इतना भी हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो ये सब कैसा है, फॉसिल फ्यूल। इससे क्या होता है, कार्बन एमिशन होता है ना। तो वो हो गया, ठीक है। अनसस्टेनेबल फूड, अनसस्टेनेबल फूड यानी कि जैसे हम लोग इंडिया के अंदर राइस बहुत ज्यादा उगाते हैं और शुगर केन बहुत ज्यादा उगाते हैं, हैवी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं ये। और वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये इन क्रॉप की जो फील्ड होती है, जब उसके अंदर पानी भरा जाता है तो CH4 रिलीज करती है। CH4 यानी कि मीथेन गैस, ठीक है। और हम लोग मीथेन गैस के बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट इट इज मोर हार्मफुल देन CO2। क्यों, क्योंकि उसका जो हीट रिटेंशन करने की क्षमता है वो CH4 की ज्यादा है CO2, ठीक है। तो वो क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को और तेजी से बढ़ाती है, जितना CO2 बढ़ाता है उससे ज्यादा तेजी से बढ़ाती है, ठीक है। एक है फ्रंटियर्स रिपोर्ट, ये जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, क्राइसिस हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करने का काम करती है। तो इस साल इसमें एक्सट्रीम हीट, वाइल्ड फायर्स, क्लाइमेट माइग्रेशन, इमर्जिंग पॉल्यूटेंट्स और एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट अपनी निकाली, ठीक है। ऊपर वाली दो तीन रिपोर्ट अच्छे से याद रख लेना, वो एग्जाम में पूछी जाए। सीधे सीधे ये भी पूछ सकता है कि अ, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये कौन जारी करता है, तो ध्यान रखना UNEP जारी करता है ये सारी रिपोर्ट, ठीक है। एक रामसर कन्वेंशन आप लोगों ने सुना होगा। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में 2 फरवरी को, ठीक है। किस लिए हुआ था और कहाँ हुआ था, रामसर में हुआ था। रामसर कहाँ है, रामसर ईरान में है, ठीक है। रामसर कहाँ है, ईरान में। उसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड के अंदर, याद रखना, ठीक है। रामसर क्या है, ये वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेटलैंड्स जो होती है जैसे एस्ट्यूरीज हो गई या लेक्स हो गई या स्वैम्प्स हो गए, मार्शी लैंड हो गए, फ्लड प्लेन्स हो गए, जहां पानी कुछ समय ठहरता हो, ना तो वो पूरी तरह वाटर बॉडी कहलाई जा सकती है और ना ही पूरी तरीके से लैंड कहलाई जा सकती है, उनको क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर अब 100 वेटलैंड्स पूरे हो गए जो किसके अंदर आते हैं, रामसर के अंदर आते हैं। याद रखना, यूपी वालों को जो एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसे सुरहा ताल भी बोला जाता है, कहाँ है, बलिया, उत्तर प्रदेश। 100वीं है ये, ठीक है। एक चीज और याद रखना रामसर साइट्स के बारे में, ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता यूज ऑफ वेटलैंड्स को, ये क्या करता है, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाइज यूज होना चाहिए वेटलैंड का, ठीक है। डेजिग्नेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रामसर साइट्स, उनको डेजिग्नेट करना, उनका कंजर्वेशन करना, ये काम है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड एंड स्पीशीज, जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको ट्रांस बाउंड्री यानी कि अलग अलग देशों में क्या करना है, इनको कंजर्व करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्रिएट करना, ठीक है। तो इंडिया के अंदर तो पूरी हो गई है। तो भी याद रखेंगे, सुरहाताल यानी कि जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, बलिया, उत्तर प्रदेश में है। कौन सी है, 100वीं रामसर साइट है, ठीक है। 99 भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेखा झील बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये अभी अप्रैल 2026 में 2 महीने पहले ही इसको भी रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है। इसके अलावा 98 है चर्री धांड बर्ड सेंचुरी, गुजरात के अंदर है, कच्छ रीजन के अंदर पड़ता है। और कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स जो आपको हमेशा याद रखनी ही करनी है, तो एक है चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पर है, कौन बताएगा, सर चिल्का लेक उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चिल्का लेक इज सिचुएटेड, तो उड़ीसा के अंदर। एशियाज लार्जेस्ट बार्किश वाटर लगून है ये,
किस तरह की लेक है? चिल्का लेक, ये भी क्वेश्चन आता है कि चिल्का लेक किस तरह की लेक है, तो याद रखेंगे लगून लेक, लगून है। ठीक है, लगून क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को लगून किस तरह की लेक होती है? लगून हो गई, और एक होती है ऑक्सबो लेक होती है, क्रेटर लेक होती है। तो इसमें से लगून किस टाइप की लेक है? कोई भी बता दो, आदित्य, मेघा, अनुष्का, मार्गदर्शी, किसा, एनीवन? सर मतलब लगून में जो लार्जर वाटर बॉडी में जैसे ओशन या सी हो गई, उसमें से एक बैरियर बन जाता है लैंड का, जिसमें थोड़ा सा पानी वहां पे जब मतलब हाई टाइड्स होती अलग है हो तो जाता पानी आ है। जाता है। हाँ, जब यस। हाई टाइड्स होते हैं तो पानी अंदर आ जाता है, तो उससे एक अलग वाटर बॉडी क्रिएट हो जाती है। जैसे इंडिया का ये है ना कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट हो गई और यहाँ पे ऐसे अंदर पानी भर गया, तो इसको बोलते हैं क्या? लगून, लगून लेक। ठीक है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि किस तरह की लेक है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रह चुकी है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर आई है। ठीक है, ये बड़ी बात है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में गई और फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर आई। इसके अलावा केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर में, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, पहले इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता था। इसके अंदर केवला देव मंदिर है, तो केवला देव बर्ड सेंचुरी इसका नाम पड़ गया। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके अलावा रामसर साइट भी है, राजस्थान भरतपुर के अंदर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुंदरबंस, सुंदरबंस कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल में, याद रखेंगे। इसके अलावा लोकटक लेक, लोकटक लेक भी क्या है? रामसर साइट है। कहाँ पर है? बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर में पड़ती है। इसकी क्या स्पेशलिटी है? दिस इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, फ्लोट करता है। ठीक है, कहाँ पर है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर। ठीक है, और यहाँ पे संगाई डियर पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, संगाई डियर पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लोकटक और चिल्का, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। केवला देव भी याद रखना, सुंदरबन तो पूछा ही जाता है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आ जाता है ना, तो याद रखें। इसके अलावा वुलर लेक है, वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर, ये भी रामसर साइट में आता है। लार्जेस्ट, देखो एक ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। देखो, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक दुनिया की कौन सी है, एशिया की कौन सी है? एशिया की लेक बैकाल है। जुडिशरी में, एपीओ में ये डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से बन के आता ही आता है। ठीक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कैस्पियन सी है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो सुपीरियर लेक है, और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो लेक बैकाल है। ठीक है, लेक बैकाल रशिया में है, सुपीरियर लेक यूएसए में है, कैस्पियन सी और मिडिल ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे। कैस्पियन सी से जुड़े हुए जो देश है वो भी पूछ लेता है, तो उसका भी मैं फॉर्मूला बता दूंगा, आसान है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो केवलादेव नेशनल पार्क अभी भी किस में आता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है जहां पर इकोलॉजी चेंज हो रही हो और वहां पर क्या हो रहा हो, where ecological changes have occurred or are likely to occur। तो केवलादेव और लोकतक, चिल्का थी, सॉरी, लोकतक नहीं, लोकतक नहीं है। ठीक है, देख लेंगे एक बार, लोकतक हो सकता है आ गई हो, अभी तक तो नहीं थी। ठीक है, चिल्का लेक थी, चिल्का लेक अब इससे बाहर आ गई मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से। ठीक है, हाँ, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि अपग्रेडेड सीबीडीआर क्या है। अपग्रेडेड सीबीडीआर बाकू के अंदर ये अडॉप्ट किया गया, बाकू के अंदर COP29 2024 में जो हुआ था, 2024, क्या बोलते हैं इसको? NCQM, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, क्या नाम है? पूरा नाम भी याद रखेंगे, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। किसके लिए है? क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। न्यू कलेक्टिव, कलेक्टिव है, कैसा है? क्वांटिफाइड गोल। कलेक्टिव गोल क्या है? वही 1.5 डिग्री से नीचे नीचे कंटेन करना। पुराना क्या था?
COP 15 के अंदर $100 बिलियन का प्रॉमिस था एनुअली बाय 2020, और नए वाले के अंदर इसको बढ़ाया गया है, नए वाले के अंदर $300 बिलियन पर ईयर बाय 2035 फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपमेंट मैकेनिज्म। मतलब इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वही है, CBDR, है ना। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो देंगी किसको पैसा, डेवलपिंग कंट्रीज को फॉर डेवलपमेंट। दोनों ने हमारी चॉकलेट खाई उसके लिए, ठीक है, ठीक है। एक एक बड़ा अजीब सा फाइंडिंग निकल के आया है बाहर। कह रहा है कि जब PIB ने छापा, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड है इनके अंदर, तो PIB के अंडर में जब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या हुआ, बनाया गया, किसने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया, had initially observed August 2024 that the proposed international container transshipment port in Galathea Bay, Great Nicobar Island, lacked clear strategic objectives. इसके कोई भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसमें क्या करा, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट बताया इसको। However, later the project was officially notified as strategic project by Ministry of Defense, ठीक है। 81,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेशन कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का। आप लोगों को पता ही है कि इसके अंदर क्या क्या बन रहा है। इसके अंदर गालाथिया बे में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, टाउनशिप बनेगी, और गैस बेस्ड पावर प्लांट बनेगा जो कि लगभग 450 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, ठीक है। याद रखेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है, एनईडीको, एनईडीको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड, है ना। अंडमान निकोबार को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, सबको इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड, क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोऑपरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा एक और नाम याद रखेंगे, जो यहाँ पर पोर्ट बनेगा, उस पोर्ट के अंदर जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा वो पोर्ट बनाएगा कामराजा पोर्ट लिमिटेड, ठीक है। पोर्ट कंपोनेंट्स के लिए कामराजा पोर्ट लिमिटेड, और कामराजा पोर्ट लिमिटेड चेन्नई पोर्ट अथॉरिटीज के अंडर में आता है, सरकारी, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं तो ये जो हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको छोड़ो, आगे मैं देख, यहाँ पर सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो इसी आइलैंड पे है ना, ग्रेट निकोबार आइलैंड। मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ ये, और ये पड़ता है एकदम स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बराबर। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से दुनिया का लगभग 30%, 25 से 30% ट्रेड होकर गुजरता है। अब जहां पर 25 से 30% ट्रैफिक निकल रहा हो, हाईवे निकल रहा हो, तो ढाबा तो खोलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या बनाया, हमने क्या बनाने का यहाँ पर सोचा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे बड़े बड़े जहाज आते हैं, रुकते हैं, अपना सामान कुछ अनलोड करते हैं, कुछ वहां से सामान खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं, और फिर वो आगे को बढ़ जाते हैं। तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि यहाँ पर जो सामान अनलोड होगा उसको हम लोग कहाँ पर, ग्रेट निकोबार आइलैंड से फुकेट, बैंकॉक, यहाँ म्यांमार में, बांग्लादेश में, इंडिया में, और श्रीलंका में तो नहीं, क्योंकि श्रीलंका के पास अपना पोर्ट है कोलंबो, है ना, कोलंबो पोर्ट जो है। तो कोलंबो पोर्ट को, सिंगापुर पोर्ट को, क्लांग पोर्ट को, क्लांग पोर्ट मलेशिया का है, तो क्लांग पोर्ट को
क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजनेस आता है इसी रास्ते की वजह से। तो इस बिजनेस में से हम भी कुछ बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्योंकि इसको स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट बताया है, तो स्ट्रेटेजिक क्यों है उसको भी समझते हैं। स्ट्रेटेजिक इसलिए है क्योंकि एक चाइना की पॉलिसी है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत चाइना क्या करता है, चाइना इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश करता है ताकि इंडिया को क्या कर सके, घेर सके। ठीक है। ये रहा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आया और यहाँ पर एक पोर्ट बनाया जिसका नाम है चिटागोंग पोर्ट, बांग्लादेश के अंदर। ठीक है। इसके अंदर चाइनीज इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो किया वो चाइना ने किया है। फिर आगे बढ़ जाओ तो यहाँ पर आ गया हर्बट टोटा पोर्ट। ठीक है। ये चाइना को लीज पे मिला हुआ है 99 साल के लिए, 2017 में मिला था। ठीक है। यानी कि 2116 तक चलेगा ये लीज, हरमन टोटा पोर्ट। ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट है। इसके अलावा मालदीव के अंदर माले पोर्ट है, इसमें भी चाइनीज बिल्ड पोर्ट्स हैं, ये सारे चाइना ने बनाए हैं। जिबूटी के अंदर अगर ये भी एक क्या है, दुनिया का बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, इसका नाम है बाबल मानदेव। तो इसको इसको खुला रखने के लिए, जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, इसको खुला रखने के लिए बहुत सारी पावर यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेसिस बनाने की कोशिश करती है, जिसमें से कि चाइना का पहला ऑफशोर मिलिट्री बेस कहाँ पर था, जिबूटी में। जिबूटी के अंदर दोराले पोर्ट, जिबूटी दोराले पोर्ट बनाया उन्होंने वहां पर। ठीक है। अब इंडिया ने एक ग्वादर पोर्ट यहाँ पर है, इन्होंने यहाँ दिखा रखा है, पता नहीं क्यों। चाबहार पोर्ट भी यहाँ पर है, इन्होंने यहाँ दिखा रखा है, गलत दिखा रखा है। ठीक है। चाबहार पोर्ट इंडिया ने काउंटर करने के लिए बनाया था, तो वो सारी चीजें नहीं। इसके अलावा इधर भी आइलैंड के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और यहाँ पर भी हाइनान आइलैंड है, हाइनान पोर्ट है इसका। हाइनान पोर्ट काफी बिजी पोर्ट है दुनिया का। ठीक है। तो ये क्या करना चाहते हैं, इंडिया को एनसर्कल करना चाहते हैं। तो इनको काउंटर करने के लिए एक तो हमने चाबहार पोर्ट बनाया था यहाँ पर। ठीक है। तो चाबहार पोर्ट तो हमारा अभी पता नहीं उसका क्या होगा, क्योंकि अभी ईरान वॉर बहुत अनसर्टेनिटी के बीच में घिर चुकी है, देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में है उसके बारे में भी। तो चाबहार पोर्ट तो हमारे हाथ से गया समझो, मतलब अभी फिलहाल नियर फ्यूचर में तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है उसके अंदर भी, और यहाँ पर भी जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, बिल्कुल स्टेट ऑफ मलक्का के बाहर ग्रेट निकोबार आइलैंड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों दोनों वजहों से इम्पोर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर 7-8 लाख पेड़ कट रहे हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं, जहां कम से कम 1500 स्पीशीज एंडेमिक हो, प्लांट की 1500 स्पीशीज एंडेमिक हो। मैंने ये निकाली है। कम से कम 1500 स्पीशीज एंडेमिक हो प्लांट्स की, और 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन बचा हो, 70% बचा हो नेट ओरिजिनल। ऐसा नहीं कि इन्वेजिव स्पीशी आ गई, वहीं की जो लोकल स्पीशी है वो ही हो 70%। तो ऐसा दुनिया के अंदर बहुत कम जगहों पर है, और ग्रेट निकोबार आइलैंड उनमें से एक है। दुनिया के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, जैसे अमेजोन का रेन फॉरेस्ट है ना, अफ्रीका का कॉन्गो क्षेत्र जो है वहां का रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इसी तरीके से निकोबार आइलैंड्स पे भी क्या है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। तो इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वहां पर बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे कि निकोबार मेगापॉड्स हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं, जाइंट रॉबर क्रैब्स होते हैं, लेदर बैक टर्टल्स के लिए गालाथिया बे ही क्या है, ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, और वहां पे आसपास में कोरल रीफ्स भी हैं। तो कोरल रीफ्स को बहुत थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ते ही वो मर जाती है, तो वो बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम है। तो क्योंकि बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम है, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होने की वजह से
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको क्लियरेंस दे दिया, क्या कहा, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट में अभी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर बात चल रही है, जिसके अंदर निकोबार ट्राइब और शॉम्पेन ट्राइब के लिए बातें चल रही है। ठीक है, एक वायबिलिटी गैप होती है, वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए 12,230 करोड़ रुपए का क्या मांगा गया है, वायबिलिटी गैप फंडिंग मांगी गई है। ठीक है, वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है, वायबिलिटी गैप फंडिंग को एसेस करने के लिए पीपीपीएसी बनाई जाती है। पीपीएसी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी। ठीक है, ये क्या करता है, ये फाइनेंशियल वायबिलिटी को देखता है, रिस्क को देखता है, रिस्क कितना है और पब्लिक इंटरेस्ट कितना सॉल्व हो रहा है उससे। अगर मान लो आपको एक प्रोजेक्ट लगाना है, उसमें आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई कि 100 करोड़ रुपए लगेगा, इधर से नदी बह रही है, आपको इसके ऊपर ब्रिज बनाना है, आपने कहा साहब 100 करोड़ रुपए लगेगा, लेकिन इसके ऊपर जब मैं टोल लूंगा, जो टोल लगेगा, उससे कमाई जो होगी वो लगभग 70 करोड़ की होगी, तो 30 करोड़ का नुकसान होगा। तो सरकार कहेगी ठीक है 30 करोड़ रुपए हम देंगे तुमको, क्योंकि ये पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जब इंपॉर्टेंट होता है तो क्या दिया जाता है, वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाती है प्रोजेक्ट्स को। भले ही उसके ऊपर कमाई नहीं हो रही हो, लेकिन क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो 30 करोड़ रुपए यहाँ क्या करेगी, सरकार देगी। ठीक है, इसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। याद रखना कौन देता है, कौन एसेस करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी। ठीक है, ये करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा है इन्होंने, इसके अंदर इन्होंने ये कहा है जो कमेटी है, एक तो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक नहीं किया, तो पब्लिक नहीं किया तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है, आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया, आरटीआई की आंसर जवाब नहीं दिया। तो यही है कि कब इकोनॉमिकली डिजायरेबल हो, सोशली बेनिफिशियल हो और कॉमर्शियली मार्जिनल हो, तब दिया जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। यानी कि इकोनॉमिकली डिजायरेबल है ये प्रोजेक्ट पुल बनाना, ठीक है, सोशली बेनिफिशियल है, सोशल बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा है लेकिन सोशल बेनिफिट हो रहा है, बट इकोनॉमिकली मार्जिनल, इकोनॉमिकली मार्जिनल, तब दी जाती है वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो ये 2-3 कंसेप्ट हैं इकोलॉजी से रिलेटेड जो अभी हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। कल एनवायरनमेंट डे था, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कहीं भी ये सारे के सारे जितने भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, ये कंसेप्ट कहीं भी एग्जाम में आपके सामने परेशानी बन के खड़े हो सकता है अगर नहीं करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स के बिना अब 21st सेंचुरी के अंदर क्या नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर बनाना है, सोलर पैनल बनाना है, विंड टर्बाइन बनाना है, सेमीकंडक्टर चाहिए, इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, बैटरी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हार्डवेयर क्रिएट करना है, यानी कि डेटा सेंटर बनाना है, तो क्या चाहिए, तो हमको चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स। तो इन क्रिटिकल मिनरल्स को जो सप्लाई है, जो सप्लाई चेन है इसकी, इस सप्लाई चेन पर मोनोपोली है। किसकी, सप्लाई चेन पे चाइना की मोनोपोली है। 90% सप्लाई चेन कंट्रोल करता है। और रिफाइनरी, रिफाइनरी लगभग 60% रिफाइनरी चाइना करता है। तो जितना भी क्रिटिकल मिनरल है उसके सप्लाई चेन के ऊपर, उसके प्रोडक्शन के ऊपर चाइना का एक तरीके से क्या है, कब्जा है। तो अब क्या करेगी दुनिया, जैसे पेट्रोल के लिए जिन जिन देशों के पास पेट्रोल के ऊपर कब्जा है, पेट्रोल के सप्लाई चेन पे कब्जा है, पेट्रोल के प्रोडक्शन पे कब्जा है, वो देश क्या करते हैं, वो देश प्राइसेस को ऊपर नीचे करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाते घटाते, वॉर करते, कंफ्लिक्ट पैदा करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं दुनिया के अंदर, है ना। दूसरों को कोशिश करते हैं कि दूसरे की किसी तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खत्म कर दें, हमारे कहे पर चले ये देश, है ना, हैंड ट्विस्टिंग करते हैं। तो
जब क्रिटिकल मिनरल की जरूरत पड़ेगी तो कौन करेगा? चाइना करेगा। दुनिया को क्या चाहिए कि भाई इसको किसी तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए, इससे पहले कि चाइना हैंड ट्विस्टिंग शुरू करे, हालांकि शुरू कर चुका है। अभी पीछे अमेरिका के साथ जो ट्रेड वॉर चली चाइना की, जो कि अभी भी ईरान वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। ईरान वॉर हम सामने से दिख रही है ईरान में हो रही है, लेकिन लड़ तो चाइना और अमेरिका रहे, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी चाइना ने बुली किया अमेरिका को, है ना। तो अपने टर्म्स पे लेके आया, जो ट्रेड वॉर चली थी जिसके अंदर टैरिफ वॉर जिसको बोला जा रहा था कि टैरिफ लगा दिया यूएसए ने दुनिया भर के ऊपर, तो चाइना ने बोला हम भी लगा देंगे। उसके बाद बोल दिया एक बूंद क्रिटिकल मिनरल नहीं जाएगा तुम्हारे। क्रिटिकल मिनरल चाइना के पास है, और मजे की बात क्या है, यूएसए के पास क्या है? यूएसए बनाता है चिप, फैब्रिकेशन इसके पास है। चिप यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स है, हाई एंड चिप्स यूएसए बना रहा है, जर्मनी बना रहा है, यानी कि बेस्ट बना रहा है। लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल है वो किसके पास है? वो चाइना के पास है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर अब इंडिया क्या करेगा? इंडिया और यूके ने मिलकर क्या किया है? क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी बनाया। ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे ग्लोबल सप्लाई चेन को मॉनिटर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सप्लाई रिस्क अगर कहीं पर खड़ा हो रहा है, जैसे आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक खड़ा है, इस तरीके का अगर कहीं सप्लाई रिस्क पैदा हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। शॉर्टेज को फोरकास्ट करेंगे, अगर शॉर्टेज आने वाली है तो उसको फोरकास्ट करके कुछ और इंतजाम करेंगे, है ना। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, उस इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन है उसको फैसिलिटेट करेंगे, और सप्लाई चेन रेजिलियंस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ग्लोबल सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाना, और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करना। क्योंकि क्लीन एनर्जी की तरफ भी जाना है तो हमको ईवी चाहिए, हमको सोलर चाहिए, हमको विंड चाहिए, तो हमको बैटरीज चाहिए। अगर हमको कहाँ जाना है? अगर हमको ग्रीन ट्रांजिशन करना है तो, अगर हमको कोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है तो, ये सारी चीजें चाहिए, इनसे ही होगा। इसके अलावा न्यूक्लियर एक ऑप्शन है ना। तो ये भी मतलब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, है ना। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? ये चाहिए। तो एक चीज और याद रख लेना कि एक काबिल है, काबिल क्या करेगा? इंडिया की काबिलियत को बढ़ाएगा। इंडिया की काबिलियत कैसे बढ़ेगी? जब हम सेमीकंडक्टर यानी कि सेमीकंडक्टर की फील्ड में आगे बढ़ेंगे, यानी कि जब हम क्रिटिकल मिनरल्स की फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, जो क्या करता है? जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के साथ मिलके लिथियम कोबाल्ट और बाकी के जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनको प्रोक्योर करने की क्या करता है? काम करता है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर 30 के आसपास हम लोगों ने 2023 में क्रिटिकल मिनरल्स घोषित किए थे कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसके अंदर कोबाल्ट है, निकल है, नायोबियम है, रेयर अर्थ है, ग्रेफाइट है, लिथियम है, कॉपर है, ये सारे आएंगे, ठीक है ना। अब ये भी वही टॉपिक है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सेंसस चल रहा है, तो सेंसस के डेटा के अंदर क्या आ रही है? डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही है। अभी क्या चल रहा है? HLO यानी कि हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग, हाउसिंग सेंसस चल रहा है। हाउसिंग सेंसस के अंदर क्या देखा जाता है कि हाउसिंग कंडीशन क्या है, वाटर सप्लाई है कि नहीं, LPG की सप्लाई है कि नहीं, सैनिटेशन की वो सुविधा है कि नहीं है, हाउस होल्ड एम्यूनिटीज कितनी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कुछ नहीं है, गाड़ी है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर क्या की जाती है? काउंट की जाती है, जिससे क्या हो सके? जिससे कि सही पिक्चर सामने आ सके कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है देश की, और किस तरह की पॉलिसीज बनाने की जरूरत है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। अब डेटा कलेक्ट करने के लिए गए लोग, डेटा कलेक्ट करने के लिए गए तो क्या हुआ? जिस गांव को ODF घोषित किया हुआ था सरकार ने, ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब जहां पर टॉयलेट की व्यवस्था है, जहां लोग टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ओपन में डेफिकेट
नहीं कर रहे हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री उसको घोषित कर दिया सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत। अब जब डेटा कलेक्ट हो रहा है सेंसस का, तब पता चल रहा है वो तो खुले में शौच कर रहे हैं। जिनको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला हुआ है, पता चल रहा है वो तो लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, उपले पे खाना बना रहे हैं। तो सरकार ने कहा नहीं नहीं, डेटा में कुछ गड़बड़ी है, एक काम करो, फिर से जाओ, फिर से कलेक्ट करो। और हिदायत दी गई कि जिनको ओडीएफ घोषित कर दिया है उनके आसपास के टॉयलेट ढूंढो और उनके साथ कनेक्ट करके कि ये वाला टॉयलेट यूज कर रहे हैं, और कह दो कि ओडीएफ है। अब ओडीएफ की भी 3 कैटेगरीज होती है। अब इस आर्टिकल के अंदर तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा करोगे, जो तुम्हारा डिजायर्ड डेटा है वो कलेक्ट कराओगे, ना कि रियल डेटा, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? जो पॉलिसी बनाओगे वो गलत बनेगी, वो पॉलिसी गलत बनेगी तो जो लोगों को चाहिए वो लोगों को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर डेवलपमेंट होगा कैसे? ओडीएफ की 3 कैटेगरीज होती है। ओडीएफ जहां पर कोई भी विजिबल डेफिकेशन नहीं हो रहा है, ओडीएफ प्लस, सस्टेनिंग ओडीएफ स्टेटस, जो ओडीएफ स्टेटस को सस्टेन कर रहा है कई सालों से, और सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वहां पर है। ठीक है, ओडीएफ प्लस प्लस यहाँ पर फीकल स्लग मैनेजमेंट है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको बोलेंगे ओडीएफ प्लस प्लस। ठीक है, बस इतना सा याद रखेंगे इसमें, बाकी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पुतिन गए थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम 2026 में। तो 2026 की जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की मीट थी, उसके अंदर पुतिन ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे इंडिया को कुछ डायरेक्शन लेना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। क्या बोला है? बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला है कि वेस्टर्न अटेम्प्ट टू प्रेशर इंडिया टू रिड्यूस एंगेजमेंट विद रशिया would be harmful to global stability. He described India as a reliable strategic partner and praised India's economic growth under Prime Minister Narendra Modi. तो इंडिया की तारीफ करी है और क्या बताया आपको? रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस समय जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसके अंदर इंडिया के ऊपर क्या बनाया जा रहा है? इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें, रशिया के फाइटर जेट और रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदना बंद कर दें, और यूएसए के डिफेंस इक्विपमेंट्स को हम खरीदना शुरू कर दें। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें आई हैं इंपॉर्टेंट। इस हम इंडिया जो है, इंडिया क्या कहता है? हमारा जो प्रिंसिपल है, ये हमेशा याद रखना, इंडिया का जो प्रिंसिपल है वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब, कौन बताएगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब? मेघा। आप So strategic autonomy मतलब India maintains relation with both the Western and the मतलब रशिया एंड चाइना, रशिया और मतलब हमारा मल्टी अलाइंड कॉन्सेप्ट है कि हम किसी एक पर्टिकुलर देश से अलाइंड नहीं रहते, मल्टी अलाइंड रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम किसी से भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहते पूरी तरीके से। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो हमारी क्या होगी? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहेगी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है जिसे हम सोवरेनिटी समझते हैं। सोवरेनिटी यानी कि हम अपना निर्णय खुद लें, कोई हमें नहीं बताएगा कि हमें रशिया से तेल लेना है या ईरान से, कोई हमें ये नहीं बताएगा कि हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इजराइल से लेने हैं या रशिया से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कोई हमें, क्योंकि हम क्या है, हम किसी के साथ अलाइंड नहीं है। हमारा जो भी अलाइनमेंट है वो कैसा है? वो पोजीशन बेस्ड है, अलायंस बेस्ड नहीं है। हमारा कैसा है? इशू बेस्ड पोजीशन है हमारी, इशू बेस्ड। अब देखो, इसको याद रखने के लिए अच्छी सी एक बात बताता हूँ तुमको। हमारे देश में लोग कुछ करे ना करे,
दूसरे को क्रिटिसाइज करना बहुत पसंद करते हैं, दूसरे को गाली देना बहुत पसंद करते हैं। तो दुनिया भर को हम गाली दे सके, चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, उसे बोलेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसे बोलेंगे इशू बेस्ड पोजीशन। अगर रशिया गलत है तो हम बोलेंगे रशिया गलत है, यूएसए गलत है तो हम बोलेंगे यूएसए गलत है। क्योंकि हम कैसे नहीं है, हम अलायंस बेस्ड पोजीशन नहीं है हमारी, हम किसी के साथ अलाइंड नहीं है, हम किसी मिलिट्री ग्रुप में अलाइंड, कभी ग्रुप के मिलिट्री ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनते, ना नाटो ना किसी और मिलिट्री ग्रुपिंग का हिस्सा हम लोग कभी नहीं रहे। ठीक है, लेकिन रशिया के साथ हमारे रिलेशंस बहुत मजबूत रहे हैं। 60% ऑफ इंडिया मेजर मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स कहाँ से आते हैं, रशिया से आते हैं, चाहे S-400 हो, ब्रह्मोस हो, न्यूक्लियर सबमरीन हो, ठीक है, जो उसने हमें लीज पे दे रखी है। ठीक है, तो उसके अलावा इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर कौन है, रशिया है। लगभग इस महीने बता रहा हूँ 30 से 35% क्रूड ऑयल हमने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। ठीक है, और सस्ता तेल दे रहा है हमको यूक्रेन वॉर के बाद से। पता है ना ये कंसेप्ट क्यों क्यों दे रहा है सस्ता तेल, मेघा जी? यस। क्यों देने लगा था सस्ता तेल हमको रशिया? तो यूक्रेन और रशिया की वॉर। हाँ, वॉर हो गई तो वॉर से क्या हुआ, वॉर से तो तेल महंगा हो जाया करता है, जैसे अभी ईरान के साथ वॉर चल रही है तो तेल महंगा हो गया, तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सस्ता तेल क्यों मिलने लगा था हमको? जी मेघा जी। यस सर। नहीं आता तो बता दो, नहीं आता, ऐसे कोई घबराने वाली नहीं बात सर, नहीं है। नहीं नहीं सर, नहीं पता। आप देखो, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है हमारी क्लास में, आप तो बीच में माइक खोल के कभी भी कोई डाउट रहा करे ना, तुरंत माइक खोल के पूछा करो, रोक के बीच में कि सर रुको पहले ये बताओ मेरा ये डाउट क्लियर करो, ये क्या है। तो देखो, पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग तेल लेते थे ईरान से, तब 2020 से पहले तक, तो 2018 से पहले तक। फिर यूएसए ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, JCPOA से विड्रॉ कर लिया और सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर, तो हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। फिर हम अलग अलग जगहों से इराक से लेने लगे। फिर उसके बाद 2023 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। अब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, लेकिन हमें देखने में तो लग रहा है कि रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से यूएसए लड़ रहा है ना पीछे। तो यूएसए ने क्या करा, रशिया के ऊपर उठा के सैंक्शन लगा दिए कि तुमसे हम तेल नहीं खरीदेंगे, और यूरोप के ऊपर भी प्रेशर बनाया कि सैंक्शन लगा दो रशिया के ऊपर कि हम तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे। अब रशिया के पास तेल तो है, लेकिन खरीदार नहीं है, कोई खरीद नहीं रहा उसका तेल, ना यूरोप खरीद रहा है ना यूएसए खरीद रहा है। और पूरे यूरोप के अंदर नेचुरल गैस की सप्लाई रशिया ही करता आ रहा था, पेट्रोलियम की सप्लाई रशिया करता आ रहा था। तो अब क्या हुआ, उसके पास तेल पड़ा था, उसने कहा कि भाई ठीक है मैं 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ, जो खरीदना चाहे खरीद लो, इन सैंक्शन से डरना मत, मैं पहुंचाऊंगा। तो इंडिया ने और चाइना ने उससे डिस्काउंटेड रेट पे क्या खरीदा, क्रूड ऑयल खरीदा बहुत लंबे समय तक। इसके अलावा कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो हमने रशिया की हेल्प से बनाया 1988 में। उस समय मिखाइल गोर्बाचोव वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे और हमारे यहाँ राजीव गांधी थे, तो इन दोनों की मीटिंग हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था। और पुतिन ने ये भी कहा है, व्लादिमीर पुतिन ने ये भी कहा है कि रशिया विल नॉट इंटरफियर इन इंडिया चाइना डिस्प्यूट, इंडिया चाइना डिस्प्यूट में इंटरफियर नहीं करेगा, क्योंकि ये माना जाता है ना कि रशिया जो है वो चाइना के बिल्कुल क्लोज एलाइज में से है। तो रशिया और चाइना क्योंकि क्लोज एलाइज है और इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो उसने कहा कि भाई मैं साइड में रहूंगा, तुम दोनों आपस में देख लेना। और कह रहा है कि इंडिया और चाइना थ्रू डायलॉग्स इसको रिजोल्व कर ले। कह रहा है कि रशिया के इंडिया के साथ जो टाइज हैं, रशिया टाइज विद चाइना डू नॉट कम एट इंडियाज एक्सपेंस। कह रहा है कि रशिया अगर चाइना और इंडिया में से चूज करना होगा तो इंडिया चूज करेगा। ठीक है, तो ये वो भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग दुनिया भर में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ, है ना, क्योंकि इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उधर सिक्किम को लेके है, उसके अलावा इधर हिमाचल और उत्तराखंड को लेके है, लद्दाख को लेके है, अरुणाचल प्रदेश को लेके है, 4 जगह बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारे, है ना, 4 जगह बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो
दोनों का दोस्त है रशिया, तो रशिया क्या कह रहा है इंडिया की साइड अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन ये सारी चीजें कैसे हैं, ये सारी चीजें बैलेंस बनाने के लिए इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप पे भी उन्होंने बोला, कह रहे पुतिन रिमार्क दैट रशिया अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एंड डज नॉट बिलीव पाकिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। कह रहे कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाइना कंट्रोल कर रहा है। इससे क्या पता चलता है, indicates Russia's effort to keep channel open with Pakistan by retaining its strategic partnership with India। तो इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ दोनों के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है, चाइना के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है, जबकि दोनों के साथ इंडिया का डिस्प्यूट है ना। इसके अलावा ऑफर किया है 257 सुखोई 57, कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ मिलकर बनाएंगे, इंडिया के साथ मिलकर बनाएंगे पार्टनरशिप के अंदर, जॉइंट डेवलपमेंट प्रोडक्शन ऑफ सुखोई 57। सुखोई 57 पता है क्या है, सुखोई 57 स्टेल्थ कैपेबिलिटी का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। स्टेल्थ कैपेबिलिटी मतलब रडार में नहीं आता, और 5th जनरेशन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या नाम तुम्हारे साथ मिलकर बनाएंगे, अभी तक इंडिया के पास नहीं है, ठीक है। और जो F-35 लाइटनिंग सेकंड है यूएसए का, उसके साथ कंपटीशन में है, ये सबसे लेटेस्ट है ये, ठीक है। चाइना के पास है 5th जनरेशन का J-20, और इंडिया अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी है नहीं हमारे पास। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रशिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स एंड एससीओ, है ना, ये तो आप लोगों को पता ही है। कुदरकुलम पावर प्लांट के अंदर रशिया 1988 में, S-400 रशिया, 257 रशिया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। बाकी सारे हल्का सा पढ़ना, ये मैंने जिस बना दिया पूरी सारी उसका एक पॉइंटर में आपके पास रिवीजन के लिए नोट आ जाए, ठीक है। अब ये एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन आया है कि हम उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं, किसके अंदर, रेपो रेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। 5% से 5.5% के बीच में सारे रहेंगे। अब मुझे कोई बताओ रेपो रेट क्या होता है। जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है अदर बैंक को। हाँ, बिल्कुल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अदर बैंक को लोन देता है 5.5% पे, है ना, क्योंकि अब इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है। इन्फ्लेशन जो फोरकास्टेड इन्फ्लेशन है 5.1%। 5.1% कंफर्ट बैंड से ऊपर चला गया। आरबीआई का कंफर्ट बैंड क्या कहता है, कितना परसेंट, अच्छा नहीं, कंफर्ट बैंड के अंदर है, कंफर्ट बैंड के अंदर है ना। कितना क्या है आरबीआई का कंफर्ट बैंड, जल्दी से बता दो। शायद 4%। आरबीआई का कंफर्ट बैंड वो तो ऑप्टिमम है, 4% तो डिजायरेबल है। कंफर्ट बैंड है 2% से लेके 6% तक, इसको बोलते हैं कंफर्ट बैंड। अगर इन्फ्लेशन 2% से ज्यादा है और 6% से कम है तो ठीक है, आरबीआई कहता है कि ये ठीक है, मैनेजेबल है, ठीक है। 5.1 है न्यू फोरकास्ट, 4.6 की पुरानी फोरकास्ट की 4.6 आएगा। अब नई फोरकास्ट बढ़ के क्यों आई है, क्योंकि वेस्ट एशिया वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ रहा है। और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसके अंदर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ और एमएसएम। एसडीएफ क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, मैं काफी दिन पहले डिस्कस किया था हमने। स्टैंडर्ड डिपॉजिट सर फैसिलिटी, सर बाकी के बैंक ना पैसा जमा करा सकते हैं इनके पास, हाँ आरबीआई के पास अपना, अच्छी, और फिर बाद में उनसे इंटरेस्ट ले लेंगे। इंटरेस्ट पे आरबीआई के पास पैसा जमा कराते हैं बैंक, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से 5% है, तो इसको ऐसे समझो, एस डी एफ और एमएसएफ, इन दोनों को समझने के लिए ऐसे समझो कि आपके रिश्तेदार आए घर पे और आपको 500 रुपए का नोट देकर चले गए। आपकी मम्मी ने कहा कि ये 500 रुपए का क्या करेगा या क्या करेगी, लाडर जमा करते। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा है, मुझे 400 रुपए का तो सामान खरीदना है, जिसके अंदर स्टेशनरी है, मुझे एक बुक लेनी है,
और मुझे अपनी एक नॉवल लेनी है, जो भी पढ़ना करना, मुझे ये सारे सामान लेने हैं, 400 रुपये का तो मुझे काम है, 100 रुपये मैं डिपॉजिट कर सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, 5% HDF हो गया, डिपॉजिट हो गए आपके पैसे, और फ्यूचर में वो आपको मिल जाएंगे वापस विद इंटरेस्ट। अब आपको इमरजेंसी पड़ी, आपको एक किताब बहुत पसंद आई और एकदम नई लॉन्च हुई है, आपके 50 रुपये जमा है मम्मी के पास, आपने कहा मम्मी वो 50 रुपये तो दे ही दो, और 100 रुपये और दे देना, 150 रुपये की मुझे किताब खरीदनी है। तो आपकी मम्मी क्या करेंगी, MSF देंगी। MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो, 5.5% तक आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मिल सकती है। यानी कि इमरजेंसी में जब आपको लोन, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाएगा RBI, यहाँ पे क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाएगा। मम्मी कहेगी कि ठीक है 100 रुपये दे रही हूँ, लेकिन 125 रुपये वापस लूंगी, और तुम्हारे 50 रुपए के बने कितने, 55 रुपये बन गए, इंटरेस्ट के साथ 55 रुपये हो गए, लेकिन जो 100 रुपये दिए हैं तो 25% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो यही है, इसको चेंज करने से भी मना किया है, कह रहे हैं कि अभी ठीक है। और इसके अलावा एक चीज और की है RBI ने, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को फॉरनर्स के लिए, यानी कि NRIs हो गए, OCIs हो गए, ओवरसीज सिटीजन्स जो होते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो हो गए, और जो वैसे भी अगर कोई FPI के माध्यम से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको ओपन किया है कि आप लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए 15, 30 और 40 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पर रिलीज भी किया। ठीक है, एक ये आर्टिकल छपा था कल, इनकम्प्लीट ट्रूथ। इनकम्प्लीट ट्रूथ में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो हिजबुल्ला, और अच्छा हिजबुल्ला कौन होता, हिजबुल्ला कौन है मेघा जी? हिजबुल्ला आतंकवादी किस CM है देश? जम्मू एंड कश्मीर के, हाँ जी, CM जम्मू एंड कश्मीर के। क्या बोल रहे हो, जम्मू कश्मीर के CM? हिजबुल्ला पूछ रहा हूँ मैं, आतंकवादी संगठन है हिजबुल्ला। सॉरी सर, मैं कुछ और सुना था। हाँ हिजबुल्ला, तो हिजबुल्ला देखो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा है, ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, जो अभी जिसके अंदर वॉर चल रही है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, है ना, इसके ऊपर पूरा एक डिस्कशन रखेंगे किसी दिन, तो आपको इस मिडिल ईस्ट की सारी समस्या क्यों है, कैसे है, सब समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी बिल्कुल हल्का सा समझो कि इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में ये जो इसराइल छोटा सा देश आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितना छोटा सा देश है इसराइल, ये बस इतना सा है। ये तो एक जगह इतना चौड़ा है कि अगर आप भाग के पार करना चाहो तो मात्र 13 किलोमीटर चौड़ा देश है। ये छोटा सा देश है इसराइल, और इसराइल ने साउथ लेबनान के ऊपर इस टाइम पे कब्जा किया हुआ है अभी, एट प्रेजेंट। साउथ लेबनान के ऊपर कब्जा क्यों किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक देश आपको दिख रहा है ईरान, जिसकी वॉर चल रही है USA के साथ। ठीक है, ईरान क्या करता है, अच्छा इसराइल क्या कहता है कि इसराइल जो है यहाँ पर जो ज्यूइश लोग हैं, जुडाइज्म जो फॉलो करते हैं, ज्यूइश लोग जो है ये मानते हैं हिब्रू बाइबल को, और उस हिब्रू बाइबल के अंदर एक प्रॉमिस्ड लैंड है। प्रॉमिस्ड लैंड किनके लिए है, प्रॉमिस्ड लैंड फॉर ज्यूइश पीपल। वो प्रॉमिस्ड लैंड यूफ्रेटस नदी से लेकर, और ये पूरा का पूरा इलाका यूफ्रेटस नदी से लेकर और यहाँ तक, और यहाँ तक, ये पूरा का पूरा इलाका है प्रॉमिस्ड लैंड। तो इसको बोलते हैं ग्रेटर इजराइल, कहते हैं कि इस पूरे इलाके पे इनको कब्जा करना है, ये इनका मकसद है इसराइलियों का। ठीक है, ठीक है, अब इसको अपोज कौन करता है, यहाँ पर ईरान करता है अपोज, क्योंकि इसराइल किसने बनाया, इसराइल बनाया UN ने, UN ने पार्टीशन करके बनाया, लेकिन वो बनाया तो USA नहीं है, और UK ने बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत इनको वादा किया था कि हम तुमको यहाँ पर देश बनाकर देंगे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की हालत खराब हो गई, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास की नहीं है, तो UN के पास जाके उन्होंने अपना देश मांग लिया, उनको मिल गया इसराइल फिलिस्तीन के अंदर। अब फिलिस्तीन तो रहा नहीं, फिलिस्तीन की जगह गाजा स्ट्रिप बची है और वेस्ट बैंक बचा है। ठीक है,
तो ये परिस्थिति है यहाँ की। अब इसको काउंटर करता कौन है? ईरान। यानी कि वेस्टर्न जो यूएसए और यूरोप का मिलके जो यहाँ पर इसराइल बसाने का जो मकसद है उसको काउंटर करता है ईरान। पहले तो ये सब काउंटर करते थे, सऊदी, इजिप्ट, कुवैत, ये सब भी काउंटर करते थे, ये सब भी जॉर्डन, लेबनान, ये सब भी क्या करते थे, ये सब भी इसके अगेंस्ट थे इसराइल के। लेकिन धीरे धीरे विद टाइम यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने इन सब यहाँ पे सब अपना मिलिट्री बेसिस बना के, पॉलिटिक्स करके, जियो पॉलिटिकल सेटिंग बिठा के इन सबको न्यूट्रल कर दिया है। तो ईरान क्या करता है? ईरान प्रॉक्सी वॉर करता है। ईरान करता है प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर मतलब स्टेट वॉर नहीं, आतंकवादी संगठन बना के हमला करना। तो ईरान का एक आतंकवादी संगठन यहाँ पर है यमन के अंदर। इन्होंने लास्ट ईयर साउथ यमन पर पूरा कब्जा कर लिया था और ये बाबल मानदेव की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये है हूथी रिबेल्स, हाउथी रिबेल्स बोल सकते हैं इसको, हाउथी रिबेल्स, इनको बोलते हैं हाउथी रिबेल्स। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे एक छोटी सी गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप के अंदर है हमास, आतंकवादी संगठन है। साउथ लेबनान के अंदर है सीरिया, साउथ लेबनान के अंदर है हिजबुल्ला। इन सबको पैसा, ट्रेनिंग, ड्रोन, हथियार ईरान प्रोवाइड करता है। और ईरान के ड्रोन, इनके ड्रोन कैसे होते हैं? सस्ते ड्रोन होते हैं लेकिन बहुत काम के होते हैं। उनको बोलते हैं कामेकाजी ड्रोन्स, कामेकाजी ड्रोन्स। कामेकाजी ड्रोन्स की वैल्यू इस वॉर में बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि कामेकाजी ड्रोन्स की वजह, सस्ते कामेकाजी ड्रोन से वो अमेरिका के महंगे मिसाइलों और महंगे फाइटर जेट से लड़ ले रहे हैं अपने $20,000 के ड्रोन से। उनके लाखों डॉलर के F-35 को गिरा दिया, है ना। तो यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस सामने वाली पार्टी का बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसराइल को काउंटर करने के लिए यहाँ पर क्या बनाया हुआ है? हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला इसराइल के ऊपर हमला करता है तो इसराइल क्या करता है? इसराइल लेबनान के ऊपर हमला करता है, लेबनान की साउथ लेबनान के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये दोनों वॉर जो है ना कनेक्टेड है, चाहे ईरान वॉर है, ईरान वॉर और ये लेबनान वॉर जो चलती है, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ईरान कहता है कि जब तक लेबनान के अंदर सीज फायर नहीं होगा मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं यूएसए से बात ही नहीं करूंगा। यूएसए ने अभी वो भेजा था ना पीस के लिए, नेगोशिएशन पीस के लिए वो भेजा था एग्रीमेंट की, इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर लेते हैं और सीज फायर कर लेते हैं। तो ईरान ने बोला जब तक लेबनान के अंदर शांति नहीं होगी कोई बात नहीं होगी। और लेबनान के अंदर शांति क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि शांति हो, इसराइल नहीं चाहता कि ये वॉर खत्म हो। यूएसए चाहता है वॉर खत्म हो, ईरान चाहता है वॉर खत्म हो, जो दोनों लड़ रहे हैं वो दोनों चाहते हैं वॉर खत्म हो जाए, लेकिन इसराइल खत्म होने देगा नहीं। जैसे ही पीस टॉक्स आगे बढ़ती है, लेबनान के ऊपर उठा के 2 मिसाइल मारता है, बेरूत के ऊपर हमला कर दिया। लेबनान की राजधानी है बेरूत, बेरूत के ऊपर हमला कर दिया, और क्या चाहिए, है ना। तो जब राजधानी के ऊपर हमला कर दिया तो और क्या चाहिए। अच्छा, अब लेबनान के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि भाई ईरान हमें माफ करो, तुम हमारे मसले में मत पड़ो, हम अपना देख लेंगे इसराइल के साथ जो होगा। लेकिन ईरान किसको सपोर्ट करता है? लेबनान की सरकार को नहीं करता सपोर्ट, लेबनान में हिजबुल्लाह को करता है, हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये पूरा थोड़ा सा हल्का सा मैकेनिज्म मैंने यहाँ का समझाने की, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। थोड़ा सा समझ में आया मेघा आपको? ये सर थोड़ा थोड़ा समझ आया है। जो कुछ भी समझ में ना आया हो तुरंत पूछ लो अभी, जो भी दिमाग में सवाल उठ रहे हैं। सर अभी नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ इस बारे में, उसके बाद में क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। चलो फिर तो क्लास होगी, है ना। क्लास के अंदर हम लोग इसको पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे ही, फिर से आएगा फिर से, है ना। तो कोई बात नहीं, अभी बस इतना समझो कि ईरान क्या करता है, यमन के अंदर, लेबनान के अंदर और यहाँ गाजा स्ट्रिप के अंदर आतंकवादी संगठनों को, हमास, हिजबुल्लाह, हूथी रिबेल्स को पैसे देता है, ट्रेनिंग देता है, ड्रोन देता है, जिससे वो ईरान के खिलाफ, तो इसराइल के खिलाफ लड़ सके। ठीक है, इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए
पैसा देता है, तो इसराइल क्या करता है, हमला करता है। अब इसराइल ने गाजा स्ट्रिप में इतना हमला किया गाजा स्ट्रिप पे कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो गया। साउथ अफ्रीका ने केस कर दिया इसके ऊपर। केस किसने किया, साउथ अफ्रीका ने। किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। कहा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। और बेंजामिन नेतन्याहू जो है, जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, उसके अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया, क्योंकि ये कहा कि भाई इसराइल क्या कर रहा है, गाजा के अंदर जीनोसाइड कर रहा है। जीनोसाइड मतलब किसी एक कम्युनिटी को खत्म कर देने की मंशा से कोई काम करना, उसके अंदर उनको जान से मार देना, उनको विस्थापित कर देना, बच्चे पैदा ना होने देना, खाना ना मतलब वो खाना ना पहुंचने देना, स्टारवेशन से मर जाए ताकि वो, तो ये सारी चीजें वॉर क्राइम के अंदर भी आती हैं। तो वॉर क्रिमिनल है इसराइल इस टाइम, अगर हम देखें, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही है दुनिया भर के अंदर, और यही इस आर्टिकल के अंदर कह रहे हैं कि पीस होना संभव नहीं, इसलिए कह रहे हैं इनकम्प्लीट प्रूफ। इसराइल हैज टू पुल बैक ट्रूप्स फ्रॉम लेबनान फॉर पीस टू टेक होल्ड, और इसराइल वो करेगा, ठीक है। इसको पढ़ लेना हल्का सा, बाकी सारी चीजें हम लोग कई कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रेस रिलीज आया किसका, यूएन का है। क्या कह रहा है, feared global hunger crisis coming to pass as war in West Asia persists। वेस्ट एशिया में क्योंकि वॉर परसिस्ट कर रही है, तो क्या हो सकता है, दुनिया के अंदर हंगर बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है, कह रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस अगर $100 पर बैरल बने रहे लगभग 1 साल तक, तो 45 मिलियन एडिशनल पीपल क्या करेंगे, एक्यूट हंगर को फेस करेंगे। हंगर नहीं, एक्यूट हंगर को फेस करेंगे, ठीक है। क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये क्या दिया है, रिपोर्ट की है। किसने दी है, याद रखेंगे नाम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन है, इससे फूड कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे क्या होगा, जिससे कि हंगर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट के साथ साथ फर्टिलाइजर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजर जो खेत में डलता है उसको पैसे के रिकवर कहाँ से करेगा किसान, आपसे करेगा, तो आपके फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फ्यूल कॉस्ट जो बढ़ रहा है, फ्यूल भी खेतों के अंदर यूज होता है इरिगेशन पर्पज के लिए और बाकी चीजों के लिए, तो उसमें भी थ्रेशिंग वगैरह है, तो उसमें भी क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना। उसके अलावा स्टेपल फूड जैसे व्हीट है, राइस है, इसका भी ग्लोबली प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस जो चल रहा है वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है। यूक्रेन क्राइसिस इंटेंसिफाई होने का मतलब ये है कि दुनिया भर में जो व्हीट का प्रोडक्शन, व्हीट के लिए यूक्रेन जो है वहां पर प्रेयरीज वो है, प्रेयरीज ग्रासलैंड, जिसके अंदर बहुत अच्छा व्हीट होता है और बहुत ज्यादा व्हीट होता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा व्हीट सप्लाई करने वाला देश है यूक्रेन। अभी वो वॉर के अंदर है और वो कुछ भी सप्लाई नहीं कर पा रहा, उसके सारे सप्लाई ठप पड़े हैं क्योंकि रशिया ने उसके ऊपर सारे सप्लाईज को रोक दिया है, ठीक है। तो वहां से भी व्हीट के प्राइसेस बढ़ेंगे उसकी वजह से, है ना। फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़े तो उसके बढ़ेंगे, खाने पीने के सब चीजों के प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी ली। बाकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप लोग जानते ही है, बाबल मानदेव आप लोग जानते ही है कि वहां से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या कह रहे हैं, कहाँ पर पड़ेगा, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, और लो इनकम फूड इंपोर्टिंग कंट्रीज में, जो फूड को इम्पोर्ट कर रहे हैं। इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली इन्होंने ये कहा है कि इंडिया ठीक है, मतलब रिस्क है इंडिया के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ फूड ग्रेन स्टॉक अच्छे खासे हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अनाज का वितरण किया जाता है, जिसके अंदर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंदर 5 किलो अनाज मिलता है सबको, तो उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक ठाक सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये याद रखेंगे कि FAO जो है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस की, उसके अंदर ये क्या कहते हैं, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जहां पर सफिशियंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिले। कैसा, सफिशियंट, एक्सेस होना चाहिए, कैसा, फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस, दोनों तरीके का, फिजिकल एक्सेस भी होना चाहिए और इकोनॉमिक एक्सेस भी होना चाहिए। कैसा, सफिशियंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड का।
ठीक है, 4 पिलर है, अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी। तो स्टेबल सप्लाई होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या किसके हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का। इसका हेडक्वार्टर रोम के अंदर है, ठीक है। ये फूड प्राइस इंडेक्स पब्लिश करता है, फूड प्राइस इंडेक्स पब्लिश करता है, FAO, ठीक है। इसके अलावा जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जिनकी ये रिपोर्ट है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में इसका भी जो हेडक्वार्टर है रोम के अंदर इटली में है ना। इसको 2020 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, ह्यूमैनिटेरियन फूड एजेंसी, लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन फूड एजेंसी। एक ये फूड प्लैनेट प्राइज होता है। फूड प्लैनेट प्राइज किसको मिलता है, जो ट्रांसफॉर्म करता है किसको, ग्लोबल फूड सिस्टम को, कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाता है जो फूड सिस्टम को, उसको मिलता है। तो ये इंडिया में इस बार मिला है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेजमेंट नेचुरल फार्मिंग को। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में मिला है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग इंडिया, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग ये प्रमोट करते हैं, यानी कि बिना फर्टिलाइजर्स के नेचुरल फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जिससे कि सॉइल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी भी इंप्रूव होती है, सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है। फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते हैं और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे केमिकल फ्री फूड बनता है ना। तो उससे क्या हुआ, कितना प्राइस मिलेगा इनको, $1.5 मिलियन मिलेगा। कहाँ से अवार्ड देता कौन है, कर्ट बर्गफोर्स बर्गफोर्स फाउंडेशन है, कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन स्वीडन की है, वहां से ये प्राइज आता है। 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था फूड प्लैनेट प्राइज। इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लेना, कल रिवाइज कर लेना, एक बार परसों रिवाइज कर लेना, याद रह जाएगा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अब बताओ किसी का कोई सवाल हो तो।